1967 से पहले भारत के राजनीतिक पटल पर कांग्रेस एक ही दल का दबदबा था, लेकिन 1967 के बाद परिस्थितियां बदली। बहुत सारे रीजनल दल जो है वो उभर कर सामने आए और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें जो है बनी। इसकी वजह से एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जो है प्रारंभ हो गया, क्योंकि उन राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए अलग अलग हथकंडे यूज किए जाने लगे। उसी में से एक हथकंडा था कि जो विधायक या सांसद होते थे वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता हासिल कर लेते थे। इसकी वजह से जो आप कह सकते हैं राज्यों की सरकारें थी वो जनमत पे आधारित ना होकर विधायकों की निष्ठा पर आधारित होने लग गई। कभी भी ये फिक्स नहीं होता था कि कौन सी सरकार से विधायक या सांसद अपना समर्थन वापस ले लेंगे और वो सरकार गिर जाएगी। अगर एक रिपोर्ट की बात मानी तो 1967 के बाद 430 बार सांसदों और विधायकों ने जो है पार्टी की अदला बदली की। 1967 के बाद तो एक रिकॉर्ड ही टूट गया, जहां पे 16 महीनों में 16 राज्यों की सरकारें गिरी। हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल, उन्होंने 15 दिनों के अंदर 3 बार जो है अपनी पार्टी को बदला, यानी कि एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में। तो उनके ऐसा करने की वजह से एक कहावत उस समय प्रचलित हो गई, आया राम गया राम, जो कहावत आज तक जो है इस संदर्भ में यूज की जाती है। तो एक चिंताजनक जो है सिचुएशन आ गई और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए या आप कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन देने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने एक सुधार किया। ये सुधार जो है संविधान में संशोधन के माध्यम से लाया गया, क्योंकि इसके माध्यम से जो है संविधान के अंदर एक शेड्यूल, एक अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। और क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था, वहां पर एक अनुसूची जोड़ी थी, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। और ये 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसी को दल बदल कानून भी कहते हैं, यानी कि जो 10वीं अनुसूची है यही दल बदल कानून के रूप में जो है 1985 में लाई गई। तो आज के इस वीडियो में हम इस कानून पर डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, आप उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, चुनाव का माहौल है तो दल बदल कानून चर्चा में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए देखिए ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है और वहाँ पे जो है बीजेपी के एक जो है विधायक थे मौर्य, उन्होंने जो है बीजेपी को छोड़कर जो समाजवादी पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले वो बीएसपी में थे, बीएसपी को छोड़ के वो भाजपा में आए थे और भाजपा से अब वो जो है इस पार्टी में चले गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष ने जो आशीष दास हैं उनको अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया है इसी दल बदल कानून के आधार पर, क्योंकि उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया था। तो ये कुछ कंटेक्स्ट है जिसकी वजह से ये जो कानून है चर्चा में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाई हुई है कि 24 जनवरी 2022 की न्यूज़ है, ये 22 जनवरी 2022 की न्यूज़ है। इसके अलावा देखिए टीएमसी आशीष दास को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी जनवरी 2022 की एक न्यूज़ है, ये आशीष दास है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि दल बदल कानून, ये तो हम समझेंगे ही, ये तो हमारा टॉपिक ही है, लेकिन आखिर ये दल बदल क्या होता है इसको जानना बेहद आवश्यक है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप निर्दलीय लड़ सकते हैं यानी कि आप इंडिपेंडेंट होकर लड़ते हैं, किसी भी पार्टी से आप जो है कुछ भी लेना देना नहीं रखते। दूसरा आप क्या होता है, आप किसी पार्टी के मेंबर होते हैं और उस पार्टी का टिकट लेके जो है आप चुनाव लड़ते हैं। अगर आप
चुनाव जीत जाते हैं तो आपको जो वोट मिली है वो उस पार्टी के टिकट पे मिली, आपके साथ जो है एक दल का नाम जुड़ा हुआ था। अगर जीतने के बाद, निर्वाचित होने के बाद आप उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये दल बदल माना जाता है। ये तो हुआ पहली कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए आप चुनाव जीत गए हैं एक पार्टी के टिकट पे, अब जो है संसद के अंदर या किसी विधानसभा के अंदर किसी मुद्दे पे वोटिंग होनी है। आपकी पार्टी चाहती है कि आप जो है वोटिंग इस रूप में करें। अगर आप अपनी पार्टी के निर्देशों के अनुसार वोटिंग नहीं करते या फिर जो है उसके विपरीत मत कर देते, उन्होंने कहा यस करना है, आप नो करते हैं, तो भी दल बदल माना जाता है, क्योंकि आपने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके जो है वोटिंग की है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा सदस्य को जो है निर्वाचित किया जाना है, तो मतदान के माध्यम से जो है चुने जाते हैं। अब आपकी पार्टी ने मान लीजिए किसी एक मेंबर का नाम बताया है कि इस मेंबर को जो है वोट आप सबको देनी है, किंतु आप जो है उस मेंबर को वोट ना देके किसी और मेंबर को अगर वोट देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी के खिलाफ गए हैं। ठीक है, तो या तो आप जो है एक पार्टी से टिकट लेके जीत के उस पार्टी को चेंज करके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर आप अपनी पार्टी के निर्देशों के अनुसार मत नहीं देते या फिर उसके विपरीत जाके मत देते हैं, तो माना जाता है कि आपने दल बदल किया है। इस स्लाइड में जो है वही समझाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर आप अपने दल की बुनियादी नीतियों का लगातार विरोध करते हैं, अगर आप अपने दल की लीडरशिप का विरोध करते हैं, तो वो भी दल बदल के अंदर आता है। ठीक है, अपने दल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करना, ये भी दल बदल के अंदर माना जाता है। और अगर मान लीजिए गठबंधन की एक सरकार बनी है, तो उस गठबंधन में मान लीजिए 4-5 पार्टियों ने मिलके एक गवर्नमेंट बनाई थी, अगर आप उसकी एक घटक को छोड़ के उसी गठबंधन में, उसी सरकार के दूसरे घटक में जो है चले जाते हैं, तो भी दल बदल माना जाता है। या फिर मान लीजिए आप विरोधी पार्टी में थे और विरोधी पार्टी में से एक पार्टी को छोड़ के आप दूसरी विरोधी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो भी दल बदल माना जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली, कि अगर आप अपनी पार्टी को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो दल बदल माना जाता है। दूसरी, अगर आप अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो भी दल बदल माना जाता है। यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस कानून की बात करते हैं। 10वीं जो अनुसूची है, 10th जो शेड्यूल है, उसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया। और ये जो है राजनीतिक दल में अगर दल बदल होता है तो उसके आधार पर जो निर्वाचित सदस्य है, जो इलेक्टेड जो है मेंबर्स हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के जो है प्रावधान करती है, उनको अयोग्य घोषित करती है कि भाई आप क्योंकि इस टिकट पे जीते थे इस पार्टी के, लेकिन आप जो है दूसरी जगह चले गए, अब जो है आप दूसरी पार्टी को फायदा देना चाहते हो, तो बेसिकली अब आप डिस्क्वालीफाई हो, अब आप जो है वोटिंग कर ही नहीं सकते। एज अ मेंबर, उस सदन के एज अ मेंबर ही आप जो है अयोग्य घोषित हो जाते हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए प्रावधान क्या था। प्रावधान ये था, अगर 1/3 मेंबर, मान लीजिए किसी पार्टी में 100 लोग थे, ठीक है, लेकिन उसके 1/3 मान लीजिए लगभग 33 लोग उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको दल बदल की कैटेगरी में नहीं माना जाता था। उससे कम लोग अगर छोड़ के जाएंगे तो कानून लागू होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर 1/3 लोग, ठीक है, ये जो है चेंज करके जाएंगे तो उसको छूट थी। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो व्यक्तिगत दल बदल था उस पे तो रोक लग गई, किंतु बड़े लेवल पे दल बदल पे ये रोक नहीं लगा सका। तो फिर मांग उठने लगी कि कानून को थोड़ा और सख्त बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि विधायकों की बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होनी शुरू हो गई थी। जो विरोधी पार्टी थी वो अगर सत्ताधारी पार्टी को गिराना चाहती थी तो वो उसके विधायकों को खरीद लेती थी। ठीक है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है विधायिका के अंदर लाया जाता था कि भाई सत्ताधारी पार्टी के पास देखिए मेजोरिटी नहीं है, वोटिंग होती थी और जो वो विधायक थे वो अपनी पार्टी के पक्ष में ना जाके दूसरी पार्टी के फेवर में यानी कि विपक्ष में वोट करते थे और सरकार गिर जाती थी। ठीक है, उसके बाद चुनाव होते थे। इससे जो है बेहद अस्थिरता वाली सिचुएशन हो गई थी और 1/3 लोगों को खरीदना बहुत आसान हो गया था। तो इसलिए बात हुई कि कानून को थोड़ा सख्त
बनाते हैं, तो फिर इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जो कि 2003 में किया गया, और ये भी एक संविधान संशोधन के माध्यम से 91 जो था, यानी कि 91वें संविधान संशोधन था, उसके द्वारा जो है इसमें अमेंडमेंट की गई। ठीक है, क्या अमेंडमेंट की गई, क्या चेंजेस किए गए, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ गया है कि ये एक कानून है। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। देखिए, दल बदल कानून के अंदर कौन कौन डिस्क्वालीफाई होता है, किस किस बेस पर डिस्क्वालीफाई होता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर कोई किसी पार्टी का सदस्य है तो उस पे क्या होगा। अगर कोई किसी पार्टी का सदस्य है और वो अपनी मर्जी से उस पार्टी को छोड़ देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो सदन में मतदान के दौरान अपनी पार्टी के दिए गए व्हिप का पालन नहीं करता है, अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वोटिंग नहीं करता है, और 15 दिन के अंदर अंदर इस बात के लिए वो अपनी पार्टी से क्षमा नहीं मांग लेता है, पार्टी उसको माफ अगर कर देती है तब तो ठीक है, आप बता सकते हैं कि भाई हमारी आपस में बातचीत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर आपने अपनी पार्टी से माफी नहीं ली है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये दो कंडीशन लगती है अगर आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं तो। अगर आप निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट सदस्य हैं तो क्या होगा। अगर आप निर्वाचित तो हुए इंडिपेंडेंट, लोगों ने वोट आपको ये सोच के दी है कि आप किसी भी दल का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद आप किसी पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है मनोनीत सदस्यों की, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अपनी ज्वाइन करने की तारीख से 6 महीनों के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, अगर 6 महीने के अंदर कर लिया तो ठीक है, लेकिन 6 महीनों के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो जो मनोनीत सदस्य है उसको जो है बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये जो है अलग अलग जो मेंबर्स थे उनके लिए रूल्स हैं। अब देखिए, दल बदल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से छूट कब मिलती है। मैंने आपको बताया था जब पहली बार ये कानून आया तो 1/3 लोग अगर जो है टूटकर अलग हो जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। जो 91 अमेंडमेंट आया इसने इस सीमा को बढ़ाकर 2/3 कर दिया, यानी कि अब अगर 2/3 लोग अलग होंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। 1/3 अगर होंगे तो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, यानी कि 2/3 की एक लिमिट कर दी। इससे कम लोग अगर अलग होते हैं तो डिस्क्वालीफाई हैं। अगर किसी पार्टी के 2/3 लोग ही अलग होना चाहें, किसी दूसरी पार्टी में विलय होना चाहें, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, जो संसद का या विधानसभा का पीठासीन अधिकारी है, जो लोकसभा अध्यक्ष है या फिर राज्यसभा के चेयरमैन है या विधानसभा अध्यक्ष है, वो अगर ये कहें कि भाई मैं देखिए निष्पक्ष होके अपना जो है काम करना चाहता हूँ, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि अब मैं इस पूरे सदन का जो है अध्यक्ष बन गया हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से जो है अपनी पार्टी से फिलहाल इस्तीफा दे रहा हूँ ताकि मैं जो है न्यूट्रल रह के काम कर सकूँ। लेकिन जब मेरे सदन का ये जो अध्यक्षता का कार्यकाल है ये पूरा हो जाएगा तो मैं वापस अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लूँगा। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जो है इस कानून से छूट मिलती है, उनको अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं अगर वो न्यूट्रल रहने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो ये जो छूट है ये दी गई है इसके तहत। इसके बाद देखिए, जो ये संशोधन हुआ था 2003 में, ये क्या प्रावधान लेके आया। सबसे पहले तो इसने 10th शेड्यूल के अंदर चेंज किया। क्या चेंज किया कि भाई अगर 2/3 लोग किसी दूसरी पार्टी में विलय होते हैं, देखिए ये वर्ड विलय याद रखिएगा क्योंकि इसके बेस पे एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अगर 2/3 लोग दूसरी पार्टी में विलय होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, सीमा बढ़ाई गई। पहला चेंज तो ये किया गया। दूसरा, अनुच्छेद 75 में एक चेंज किया गया कि भाई जो मंत्री परिषद का आकार होगा लोकसभा में, वो प्रधानमंत्री सहित सदन की जो सदस्यता है उसकी
15% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल है, उसकी एक लिमिट तय कर दी गई कि लोकसभा की जितने टोटल मेंबर है उसके 15% से ज़्यादा जो है आप मंत्रियों को नहीं बना सकते हो। पहले क्या होता था, दूसरे दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनको प्रॉमिस कर देते थे कि आपको जो है मंत्री बना देंगे। मंत्री पद के लालच में लोग जो है पार्टी को सपोर्ट करने लगते थे। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा ये लालच ना दिया जा सके, एक लिमिट दे दी गई कि भाई इससे ज़्यादा मंत्री आप नहीं रख सकते। दूसरा क्या किया, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं दल बदल कानून के आधार पर, तो आप किसी मंत्री पद को धारण करने के भी अयोग्य हो जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी एक पार्टी के टिकट से जीत के मंत्री बना था, ठीक है, उसके बाद अब उसने क्या किया, उस पार्टी को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो जब वो डिस्क्वालीफाई होगा ना, अब वो मंत्री भी नहीं रहेगा, उसको एज अ मेंबर ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे बिना सदन का सदस्य रहे भी 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, लेकिन दल बदल के आधार पर अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको तुरंत इफेक्ट से मंत्री पद भी अपना छोड़ना पड़ेगा। और आपको अगर दोबारा सदन की मेंबर लेना बनना है तो आपको फिर से जब इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन को जीत के तब जो है वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 164 में चेंज किए गए, वहाँ पर लोकसभा की बात की गई थी, यहाँ पे राज्य विधानसभा की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो 15% कर दिया और साथ में क्या कह दिया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड ये छोटे राज्य हैं तो इनकी सीटें भी फिर कम है। तो विधानमंडल में जो है अगर आप 15% की लिमिट रख देंगे तो बहुत छोटी संख्या का ही एक मंत्री परिषद आपके पास बचेगा, इसलिए एक मिनिमम लिमिट तय कर दी, एक अपर लिमिट तय कर दी, 12 से कम नहीं होंगे, 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा ये कह दिया कि अगर दल बदल के आधार पर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो कोई राजनीतिक लाभ का पद भी आप धारण नहीं कर सकते। ये लाभ का पद क्या होता है, कोई भी ऐसा पद जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन आता हो और जिसको वेतन राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलता हो, वो जो है लाभ का पद कहलाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पब्लिक मनी से अगर आपको कोई भी लाभ मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है, कोई छूट मिल रही है, तो वो लाभ का पद माना जाता है। मोटे तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई जो निगम है, कोई मान लीजिए कॉरपोरेशन है जिसमें केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की पूरी हिस्सेदारी है या पार्शियल हिस्सेदारी है और आपको सैलरी वगैरह वहाँ से कुछ मिलती है, तो वो पद भी लाभ का पद माना जाएगा। अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको वो पद भी छोड़ना पड़ेगा, आप उस पद के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक चेंज किया गया। इसके अलावा देखिए वही है कि पारिश्रमिक संबंधित राजनीतिक पद से जो है नियुक्ति के लिए अयोग्यता, अगर आप दल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को जो है धारण नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था 91st जो है अमेंडमेंट लेके आया गया, तो इसके क्या कारण रहे थे। कुछ समितियां थी, कुछ जो है रिपोर्ट्स थी जिन्होंने रिकमेंड किया था कि जो 52वां संविधान संशोधन करके आप कानून लाए हैं उसको और सख्त बनाने की जरूरत है। इसमें से एक थी चुनाव सुधार समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। इसके अलावा वित्त आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो थी, इसने जो है सुधार की बात की थी। इसके अलावा देखिए संविधान की कार्यप्रणाली को समीक्षा के लिए गठित एक आयोग, नेशनल कमीशन जो आपका बना था रिफॉर्म के लिए, उसने भी इसमें सुधार की बात की थी और इन्होंने कहा था एक मंत्री परिषद के आकार पर आपको लिमिट लगाने की जरूरत है। तो इन सबको देखते हुए, इन सब की सिफारिशों को मानते हुए 91st अमेंडमेंट के द्वारा जो है सुधार किया गया। अब देखिए ये जो दल बदल संबंधी विवाद होते हैं, जब ये कोई कहता है कि भाई आज से आप डिस्क्वालीफाई हो, ये कौन कहता है, कौन इस बात पर निर्णय लेता है, तो जो भी सदन का अध्यक्ष होगा, अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के चेयरमैन, अगर विधानसभा है तो उसके अध्यक्ष, तो जो भी सदन का अध्यक्ष होगा उसके पास फाइनली जो है से होती है किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने की, फाइनल निर्णय लेने की।
फाइनल जो मत होगा पहले वो देखिए सदन के अध्यक्ष का होता था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और क्योंकि देखिए जो लोकसभा या जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सदन का देखिए जो अध्यक्ष है वो कई बार अपनी पार्टी से जो है बिलोंग करता है, तो वो कई बार अपनी पार्टी के हित में भी काम करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो होला हल वाले एक केस में ये निर्णय दे दिया कि भाई आप जुडिशियल रिव्यू के हमारे अधिकार पे रोक लगा रहे हो, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि सदन के अध्यक्ष का निर्णय ही आखिर होगा। ठीक है भाई, अगर उन्होंने निर्णय दे दिया अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके खिलाफ निर्णय दिया है वो अगर कोर्ट में आना चाहे तो वो कोर्ट में जो है आके इस चीज पे सुनवाई का अपना अधिकार रखता है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार आप नहीं ले सकते। तो की हो तो होला हल में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सदन के अध्यक्ष का डिसीजन अंतिम नहीं होगा, उस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नियम कौन बनाता है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, तो जो सदन है उस सदन के पास नियम बनाने की शक्ति है। जैसे लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के पास ये शक्ति है, वो इन नियमों को स्वीकार कर सकते हैं। देखिए जो सदन का अध्यक्ष होता है वो नियम बनाता है, वो उन नियम को सदन के पटल के सामने रखता है, सदन चाहे तो उनको स्वीकार कर ले, उसमें कुछ चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है, और अगर वो उसको स्वीकार ना करना चाहे तो वो भी कर सकता है। सदन फिर उनको अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करता है वो फाइनली माना जाता है और जो है रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कुछ कटिंग्स दी हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोसीडिंग्स को आप 3 महीने के अंदर खत्म कर लो। कई बार क्या होता है, जिस पार्टी का सदस्य अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है सदन का, जब उसी पार्टी के मेंबर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आता है तो फाइनल निर्णय देने में लंबा टाइम लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो व्यक्ति जिसको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए वो क्या है, सदन का सदस्य बना रहता है। तो इस तरह की जो है एक तरीके से भेदभाव वाली बात ना हो, तो कोर्ट ने कहा 3 मंथ के अंदर अंदर आप प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सदन के अध्यक्ष पे बाध्यकारी नहीं है, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। ऐसा करना चाहिए, इट शुड बी, लेकिन जो है ये फाइनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बताया है कि स्पीकर के पास पावर है डिस्क्वालीफाई करने की, लेकिन जो रिबेल्स है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। तो ये दोनों निर्णय यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि दल बदल कानून के लाभ क्या है। आप समझ गए होंगे। एक तो पहली बात क्या है कि देखिए पुनर्समूहन की ये सुविधा देता है, यानी कि रीग्रुपिंग की। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं, 2/3 लोग, एक बड़ी संख्या है, अगर किसी पार्टी की एक बड़ी संख्या ये चाहती है कि नहीं इस पार्टी की नीतियों के हम खिलाफ हैं और हमारी विचारधारा के अनुरूप नहीं ये काम कर रही है, तो वो जो है चेंज कर सकते हैं। एक बड़े लेवल पे रीग्रुपिंग की सुविधा देता है, भ्रष्टाचार को कम करता है। पहले विधायकों को सब्जियों की तरह, फलों की तरह जो खरीदा बेचा जाता था वो अब कम होने लग गया। इसके अलावा राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता लाता है। अब पार्टियों को ये डर नहीं है कि विधायक उनको गिरा देंगे। विधायकों की निष्ठा पार्टियों के प्रति हो गई है और पार्टियां जो है या जो सरकार में जो भी है वो बेसिकली निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान देता है। ये एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि ये कहता है कि जो अपनी पार्टी के खिलाफ जाके काम करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यानी कि पार्टी की महत्ता को ये बढ़ाता है, पार्टी को एक पहचान देता है कि भाई आप जो कहोगे आपके मेंबर्स को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ये कुछ लाभ थे। अब देखिए 10वीं अनुसूची की आलोचना भी की जाती है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, दल बदल में और अपना डिसेंट यानी कि अपनी असहमति जाहिर करने में अंतर नहीं कर पाता है। मान लीजिए मैं किसी पार्टी की मेंबर हूँ लेकिन उनके कुछ नीतियों के जो है एक तरीके से पक्ष में नहीं हूँ, तो देखिए हमारी जो लोकतंत्रीय प्रणाली है वो क्या कहती है, मुझे जनता ने चुना है तो मुझे बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करना है, जनता को। तो अगर मुझे लगता है कि मेरी पार्टी की नीतियाँ मुझे जिन लोगों ने चुन के भेजा है उन लोगों के साथ मैच नहीं कर रही है, तो मेरे पास
पास ये अधिकार होना चाहिए कि मैं उसके खिलाफ बोल सकूं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलता है तो देखिए पार्टी के पास अधिकार है कि वो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई जो है इनिशिएट करवा सकती है। और ये पार्टियों के ऊपर हो जाता है कि वो किसी ने क्या बात बोली है, क्या सिचुएशन है, उसको अपने हिसाब से जो है डिफाइन कर दे। तो ये बेसिकली दल परिवर्तन में और असहमति में अंतर नहीं कर पाता। इसके अलावा इसने बड़े पैमाने पर होने वाले दल बदल को कानूनी रूप दे दिया है। 2/3 से ज्यादा लोग अगर जो है चेंज करना चाहते हैं तो वो लीगल है, आराम से कर सकते हैं। तो पहले जो है छोटी मोटी खरीद फरोख्त होती थी, अब वो बड़ी होने लग गई है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ इश्यूज भी हैं। पहला इश्यू तो क्या है, हमारे यहाँ क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोग जनता के द्वारा चुन के आए हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जनता की तरफ से बोलते हैं, जनता की तरफ से मत देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, उनको पार्टियों के साथ बांध दिया गया है। अब वो पार्टियों के एक तरीके से कठपुतलियां बन के रह गए, जो पार्टी कहेगी उनको वही मत देना पड़ेगा, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। इसके अलावा विधायी कानून देखिए, विधायिका का काम क्या है, बजट पे चर्चा करना, वोटिंग करना, विश्वास प्रस्ताव लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना। लेकिन ये सारे काम क्या है, पार्टी की मर्जी तक अब सीमित हो गए। जैसा पार्टी कहती है आपको वैसा करना पड़ता है। संसदीय लोकतंत्र हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये कहती है कि अगर कोई सरकार अपना जो है विश्वास खो देती है तो दोबारा चुनाव होंगे और फिर से जो है एक नई सरकार जो है आएगी चुन के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखिए विधायकों को पार्टी के साथ बाउंड कर दिया गया है, तो ये हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेटिक एक तरीके से सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, उसके खिलाफ जाता है, जिसकी कल्पना BR अम्बेडकर ने जो है की थी। इसके बाद ही कि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता का अभाव है। पहले क्या होता था, लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे, अब यही काम वो इस्तीफा दे के करने लग गए हैं। पुदुचेरी के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि किसी सरकार को गिराने के लिए विधायक अब इस्तीफा देने का भी जो है हथकंडा आजमाने लगे हैं। तो दीर्घकालीन स्तर पर तो ये स्थिरता फिर भी नहीं लेके आ पाया है। अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका है, मैंने आपको बताया अध्यक्ष एक पार्टी से बिलोंग करता है, हो सकता है कि वो जो अपने निर्णय ले उसमें थोड़ा पक्षपात जो है वो रखे। तो इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। इसके साथ एक आगे की राह क्या होनी चाहिए, देखिए पार्टियों की जो इंटरनल डेमोक्रेसी आंतरिक लोकतंत्र है उसको मजबूत कीजिए। अगर कोई जो है डिसेंट अपना देना चाहता है तो उसकी आवाज को आप सुनिए, ठीक है। राजनीतिक दलों को रेगुलेट करने की जरूरत है और चुनाव आयोग को अगर आप अंतिम अधिकार दे दें, ये भी करने की जरूरत है कि भाई जो फैसले हैं वो सदन का अध्यक्ष ना करके चुनाव आयोग ही करने लगे। अब देखिए हम एक चीज समझते हैं क्वेश्चन से पहले कि चुनाव से जस्ट पहले अगर कानून है तो फिर भी हमें इतना सारा दल बदल देखने को क्यों मिलता है। जैसे यूपी में भी चुनाव की जो है डेट आ चुकी है, तो वैसे भी जो है कार्यकाल बचा नहीं है विधायकों का। तो अब वो दल बदल करके जब अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनको अपना कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं दिखता है, क्योंकि दोबारा चुनाव होंगे, वो फिर से इलेक्ट होके फिर से जो है अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर उन पे भी डिस्क्वालिफिकेशन लग भी जाता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है, इलेक्शन की डेट तो घोषित हो चुकी है। और जब नए इलेक्शन होके नए लोग चुने जाते हैं तो तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता। तो बेसिकली कानून इतना प्रभावी है ही नहीं। दूसरा, जो लोग मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, वो पार्टी चेंज करें, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन आपका पद ही तो छीन लेता है ना। अगर आप किसी पद पर ही नहीं है तो आप पार्टी चेंज करें, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बेसिकली कानून प्रभावी नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो विधायक सदन के बाहर जाके, विधायिका के बाहर जाके कार्यकलाप करते हैं, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, उस के आधार पर आप डिस्क्वालीफाई कर नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये विधायकों पे उतना कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। तीसरा देखिए क्या है कि ये आप चौथा पॉइंट हो सकता है ये कि जो विधायक या सांसद है वो बेसिकली पार्टी की कठपुतलियां एक तरीके से बन के रह गए हैं, क्योंकि उनको पार्टी के हर आदेश को मानना पड़ता है। तो ये कानून इतना प्रभावी नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। तो इसके लिए दो सुझाव दिए जाते हैं। पहला तो ये कि सीधे सीधे आप फैसले कोर्ट को देना शुरू कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट 60 दिन के अंदर जो है आपको फैसले सुना देगा। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि आप चुनाव आयोग को इस तरह की
शक्तियाँ दे दे तो हैं जो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थी जो आपको इस बात का उत्तर देने में मदद करेगी कि अगर दल बदल कानून है तो भी चुनाव से जस्ट पहले एक बड़े पैमाने पर दल बदल देखने को क्यों मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून के प्रभावी निष्पादन की चुनौतियों की जांच करें। क्या कानून दल बदल को हतोत्साहित करते हुए एक स्वस्थ अंतर पार्टी बहस और लोकतांत्रिक असंतोष प्रकट करने को हतोत्साहित करता है? विश्लेषण कीजिए। काफी एक लंबी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, इसको टुकड़ों में तोड़ के आप आंसर कीजिएगा और उन टुकड़ों के हिसाब से पार्ट बाय पार्ट जो है आप आंसर को लिखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और कम से कम दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड कोई डाउट अब आपका नहीं बचा होगा और आपकी सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमें उतनी खुशी होगी। और मेरी पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।